तो मित्रों, आज मैं नटरंग जम्मू के पेज पर लाइव हूँ और नटरंग जम्मू का ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय प्रयास है कि इतने सारे लोगों को, अलग अलग विधायक एक्सपर्ट को बुलाकर और अपनी बात को शेयर करने के उद्देश्य से इतना बड़ा आयोजन किया है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। तो अब मैं जितने भी नटरंग परिवार के सदस्य हैं, रजनीकांत शर्मा जी, यासिन, इन लोगों का भी, और बलवंत ठाकुर जी तो सुप्रीमो हैं ही नटरंग के, उनको विशेष रूप से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट है भी विज़न को लेकर, थिएटर का जो मेरा क्या विज़न है इस तरह का। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सुनील शर्मा, नमस्कार, नटरंग जम्मू, थैंक यू। तो मैं बात शुरू करता हूं। रंगमंच या नाटक एक समुच्चय कला है। रंगमंच एक सामूहिक कला है। रंगमंच समाज सापेक्ष होता है, यानी कि समाज के पक्ष में खड़ा होता है रंगमंच या नाटक। नाटक जनता के पक्ष में खड़ा होकर या व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व है उसको निखारने का भी काम करता है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने, नर्चर करने का काम भी करता है। मैंने जितने भी जो व्यक्तित्व पर आधारित नाटकों को करने की कोशिश की, जिसमें कि कबीर हैं, तुलसी हैं, निराला हैं, हब्बा खातून हैं जो पोएटेस थी जम्मू की, तो वो तमाम जितने भी व्यक्तित्व परक जो रंगमंच होता है, तो विदेशिया के अलावे, विदेशिया हमारा सिग्नेचर नाटक है, जो कि मैं उसको कहता हूँ कि पूर्वी शैली में उसको हम करते हैं, पूर्विया शैली, जो पूर्वांचल की जो शैली है, जितनी भी उन तमाम शैलियों का निचोड़ या तमाम शैलियों के सिंथेसिस से उस विदेशिया नाटक को हमने तैयार करने की कोशिश की थी। तो मैं वो पूर्वी शैली जो है, मैं उसको कहता हूँ कि जो पश्चिमी शैली है, पाश्चात्य शैली है, उसके प्रतिरोध में वो शैली खड़ी हुई, क्योंकि विदेशिया में पलायन का दर्द है। लोग जितने भी मजदूर थे हमारे बिहार के, वो जा रहे थे बाहर कमाने के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए थे, कल कारखाने आ गए थे, रेल आ गया था, तो लोग रेलगाड़ी से चढ़ के और उसके बाद कलकत्ता जा रहे थे और विदेश भी जा रहे थे, और बाहर जैसे फिजी, सुरीनाम, मॉरिशस और भी जितने भी बहुत सारे लोग, तो इसलिए मैं विदेशिया को पूर्वी शैली में इसलिए कहता हूँ कि उनकी जो नायिकाएं थीं, जो उनकी जो पत्नियां थीं, वो इंतज़ार करती थी अपने पति की, और वो पति जो है, उसका जो शौहर है, लौट कर नहीं आता है। तो जितने भी लोकगीत हैं बिहार में, उन सारे लोकगीत में अपने पति का इंतज़ार है, या पति के या विरह है, या जैसे हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए महेंद्र मिश्र। तो महेंद्र मिश्र ने लिखा कि गैले कलकतवा पियले चापा कल के पनिया, रजऊ करिया भैले हो, देशवा देशवा भरमौलस ई पैसवा बैरी हो। तो यानी कि कलकत्ता गया है हमारा बल, गैले कलकतवा पीले चापा, चापा कल यानी कि जो नल जो होता है चापा कल का पानी पी पी कर काला हो गया है। और तो बोलती है कि कल के काटी फूटो ना, वो कल नल जो है उसका जो मुख्य जो जहाँ से पानी का स्रोत होता है उसको गिराने का, वो टूट जाए,
उस बज्जर पर उसको बज्जर पड़ जाए। यानी कि हमारा जो पति है, ये जो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, या ये जो मशीनीकरण का जो हमारा प्रवेश हुआ, या अंग्रेज आए, या कल कारखाने आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और जितने पलायन हुए बिहार से, उसके उसके प्रतिरोध में महिलाएं जो हैं, ढेर सारे गीत हैं इस तरह से जो, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि पूर्वी जो शैली है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल जो हमारा माइंडसेट है उसके खिलाफ था, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक पाश्चात्य जो हमारी संस्कृति शैली जो हमारे यहाँ प्रवेश किया, उसके विरोध में, उसके प्रतिरोध में उस पूर्वी शैली को हम लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ, ये मेरा नज़रिया है, और इस पर विस्तार से बातें भी हम कर सकते हैं। तो जैसे फिर उसके बाद बकरी हमने नौटंकी शैली में किया, कहाँ गए मेरे उगना, ये विदापद नाच एक फॉर्म है जो बहुत ही प्राचीन नाच है, 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में ये फॉर्म तब से उसका इजाद हुआ, क्योंकि विद्यापति उसी वक्त के कवि थे, तो नाचा के फॉर्म में, विदेशिया नाच के फॉर्म में हमने उसको, विदेशिया नहीं, विदापद नाच के फॉर्म में हमने कहाँ गए मेरे उगना, ये विद्यापति के लाइफ के ऊपर वो नाटक था, उनकी जीवनी पर नाटक था। उसी प्रकार से हीरा डोम जो पहला दलित कवि जिसको मानते हैं, उसके ऊपर हमने काम किया। वो ऐसा दलित जो पहली बार एक ही उसकी रचना मात्र प्रकाशित हुई, उसको प्रेमचंद जी ने छापा था अपने मैगजीन में, तो वो एकमात्र रचना को आधार बनाकर हमने डोमकच जो शैली होती है, डोमकच शैली है हमारे यहाँ, जिसमें कि गांव में से लोग चले जाते हैं, शादी ब्याह के मौके पे लोग चले जाते हैं, पूरा गांव खाली हो जाता है, सिर्फ महिलाएं रह जाती हैं, और वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए वो रात भर प्रहसन करती हैं, रात भर वो तरह तरह का वेश धारण करती हैं, मर्दों का वेश धारण करती हैं, और पूरे गांव में घूम घूम कर एक तरह से कहा जाए कि वो दरबानी का काम भी करती हैं, ताकि चोर डाकू ये ना आ जाए, और रात भर हल्ला हंगामा। तो इस तरह से वो जो डोमकच शैली है उसमें हमने करने के काम किया। शुरू में मैंने कहा था बलवंत भाई कि यू नीड टू रिपीट ऑल। शुरुआत में मैंने भूमिका के स्तर पे कहा कि रंगमंच जो है, नाटक जो है, ये समाज सापेक्ष होता है, और वो जनता के पक्ष में खड़ा होता है, समाज के पक्ष में खड़ा होता है, वो व्यक्ति के साथ खड़ा होता है, व्यक्ति को बड़ा बनाकर प्रस्तुत करता है, व्यक्ति को छोटा नहीं करता है, और मनुष्य के मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होता है, मनुष्य विरोधी नहीं होता है। नाटक हमेशा ही मनुष्य को बड़ा बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती रही। जितने भी आप नाटक उठा लें, चाहे किसी भी जॉनर का नाटक हो, उन तमाम जॉनर नाटकों में मनुष्य विजयी होता है, मनुष्यता के पक्ष में नाटक हमेशा रहा है, जनता के पक्ष में जनता की मुखालफत करता रहा है नाटक। शुरू में मैंने ये कहा था, उसके बाद मैंने कहा कि लोक धर्मी, नाट्य धर्मी और प्रयोग धर्मी, ये तीन जो हमारे जो प्रकार हैं नाटकों के, उन तीनों ही तरह के नाटकों का मंचन पूरे देश में होता रहा है। कुछ लोग प्रयोग धर्मी काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आजकल के जो नए बच्चे हैं पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग क्लासिक नाटकों को भी बहुत लोग करते रहे, और लोक नाटक या लोक धर्मी जिसको कह सकते हैं, लोक परंपरा से जुड़ी हुई जो जुड़ा हुआ जो नाटक है, उसको भी लोग करते रहे हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से अपने आप को ये मानता हूँ कि लोक धर्मी परंपरा से मैं अपने आप को पाता हूँ, जिस परंपरा में हबीब तनवीर आते हैं, जिस परंपरा से कारंत जी जिस परंपरा में आते हैं, जिन्होंने लगातार लोक शैलियों पर काम करना शुरू किया, लोक कलाकारों को लेकर, उसी तरह से मैंने भी
अपने आप को ये माना है कि मैं उसी हबीब तनवीर और कारंत जी की परंपरा का रंगकर्मी अपने आप को मानता हूँ। और भी लोग मानते हैं, हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं उनका भी यही कहना है कि हबीब तनवीर के बाद अगर कोई, या कारंत जी के बाद अगर इस शैली में लोक धर्मी या नाट्य धर्मी, मैंने नाट्य धर्मी जैसे कि क्लासिक नाटक भी किए हैं, कहाँ ये माटी गाड़ी, मृच्छकटिकम और मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का नाटक जो उज्जैन में किया था मैंने, मालविकाग्निमित्रम को, और मृच्छकटिकम को हमने श्री राम सेंटर रेपर्टरी के साथ किया था, जो काफ़ी उसकी सराहना हुई थी और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया था। और मैंने एक्सपेरिमेंटल प्लेज भी किए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने मुझे एक बार मौका दिया, उनके जो इंटर्नशिप होते हैं उनके साथ काम करने का। तो मैंने उदय प्रकाश की मैंगो सिल्क कहानी की थी, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो थिएटर है, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने आज से 10 साल पहले उस मल्टीमीडिया थिएटर पे को लेकर और काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे उस नाटक। ये सब मैं अपने अपने बोरियत को ख़त्म करने के लिए, या लोग ये एक मुहर लगा देते हैं कि संजय उपाध्याय सिर्फ यही कर सकता है, तो नहीं, मैंने हर तरह के नाटक किए हैं। आषाढ़ का एक दिन भी मैंने किया, जो श्री राम सेंटर के बेसमेंट में हुआ था, उनके विद्यार्थियों को लेकर किया था। तो कारंत जी ने देखा उस नाटक को तो डर गए। उन्होंने कहा कि संजय तुमने डरा दिया इस नाटक से, क्योंकि मैंने स्टेज पे टाइपराइटर रख दिया और खुद मोहन राकेश आकर बैठ गए और वो टाइप करते हैं। मोहन राकेश जी के बारे में कहा जाता था कि हाथ से नहीं लिखते थे, बल्कि टाइपराइटर पे ही वो टाइप करते थे और पूरा नाटक लिख डालते थे उसी से। तो मैंने एक सूत्रधार के रूप में, और कभी कालिदास के संवाद को भी कभी टाइप कर रहे हैं, और जो ब्रैकेट में, जो कोष्टक में जितने निर्देश दिए जाते थे, दिए गए हैं, उन सारे निर्देशों को वो टाइप करते थे। और घोड़े की आवाज़ टप 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 टप, तो उसी से टाइपराइटर से ही टप 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 टप, तो उसी से वो म्यूजिक वगैरह सारा क्रिएट होता था। तो इस प्रयोग को देखकर कारंत जी ने कहा कि तुमने तो समझे डरा दिया कि आषाढ़ के एक दिन में टाइपराइटर और मोहन राकेश को बैठा के और पूरे नाटक को किया, और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। 2-4 दिन पहले हमारी राम गोपाल बजाज साहब सबसे बात हो रही थी, उन्होंने भी याद किया उस काल आषाढ़ के एक दिन को कि संजय मुझे अभी भी याद है वो। तो एक तरह बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटल था वो काम। लेकिन मेरा जो इम्पल्स काम करता है वो, जिससे मैंने विदेशिया के साथ साथ नौटंकी में काम किया, जसमा ओढ़न मैंने किया जो भवई शैली में था। तो इस तरह की जितनी शैलियाँ हैं अपने देश में, उन शैलियों के साथ टकराने की कोशिश की है मैंने अपने नाटकों में। और एक और जो संगीत प्रधान जितने नाटक हैं या जितने भी, वो सब मैंने, ज़्यादातर मेरे नाटक संगीत प्रधान हैं। 90% नाटक जिसमें कि मैंने वो संगीत से भरा हुआ, और लोक शैली हो या आधुनिक नाटक भी हो, उसमें भी हमने आधुनिक रंग संगीत का प्रयोग हमने करने की कोशिश की है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बायोपिक थिएटर जिसको हम कह सकते हैं, इसको मैंने बहुत ज़्यादा किया। जैसे काली दिन के ऊपर विद्यापति, विद्यापति से लेकर हीरा डोम, उसके बाद बिरसा मुंडा, इसके बाद भगत सिंह, फिर कबीर, तुलसीदास, उसके बाद हब्बा खातून, और इस तरह के ढेर सारे, आम्रपाली के ऊपर काम किया। और ढेर सारे नाटक हैं जो याद नहीं आ रहे हैं मुझे। उन नाटकों को मुक्तिबोध को मैंने किया। इन सारे नाटकों में जैसे कबीर को जब मैंने किया तो स्प्लिट कर दिया, 6 कबीर बनाया। और एक कबीर जो है क्रांतिकारी कबीर है, एक कबीर है जो सोशल एक्टिविस्ट है, एक कबीर है जो रोमांटिक है, एक कबीर है जो क्लासिकल है। और कोरस की शैली में 6 कबीर को स्प्लिट करके और कबीर को हमने करने की कोशिश की। तो ये मेरा अब ये कहना है कि मैं अपने बारे में मैंने बता दिया
लेकिन एक विजन की बात है, तो कि किस तरह का विजन आप, कैसा थिएटर चाहते हैं आप। कंक्लूड करूंगा मैं 10 मिनट में, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न आए हैं, उसका भी जवाब देना है मुझे। तो मेरा ये कहना है कि बोलियों का रंगमंच जिसको हम कहते हैं, वो अगर हमारे देश में हो रहा होता, जिस बोली का रंगमंच की बात स्वर्गीय अलखनंदन भी उठाते रहे हैं और मैं भी इसको उठाता रहा हूँ हर मंच पर, कि जितनी भी बोलियां हैं पूरे देश में, बोलियां जिस ऐसे तो राजकीय भाषा के रूप में जिसको मान्यता मिली है वो 22 है, 22 के करीब जो हमारी भाषाएं, जो लोग बोलियां हैं, उनको मान्यता मिली है भाषा के रूप में। लेकिन अगर देखा जाए तो हजारों बोलियां हैं, और ये बड़ा ही दुखद आश्चर्य होता है कि भोजपुरी जो सर्वाधिक बोली जाती है और विदेशों में भी बोली जाती है, और बिहार में बहुत ज़्यादा विदेशी भोजपुरी को अभी तक 8वीं सूची में मान्यता नहीं मिली है संविधान से, इसलिए बड़ा ही दुख होता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने भोजपुरी में विदेशिया को किया, उसी प्रकार से कभी मैथिली में भी मैंने विदेशिया को करने की कोशिश की। तो अलग अलग जितनी, जैसे मागधी है भाषा है, मगही जिसको हम कहते हैं, या डोगरी है, या मध्य प्रदेश में चले जाइए आप तो बुंदेली है, बघेली है। बघेली से याद आया कि नीरज कुंदेर एक नया लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ, वो करीब 8-10 साल से नाटक कर रहा है। जब भी मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ बघेली में ही नाटक करता है और बड़ा ही उम्दा नाटक करता है। तो बोलियों का रंगमंच, अगर जितने भी भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं हमारे देश के अंदर, उन तमाम बोलियों में अगर नाटक हो रहा होता तो आज रंगमंच का नक्शा कुछ और होता। ये जो दर्शकों की जो समस्या है, जिसका रोना आज तक हम रो रहे हैं, आज़ादी के 70 साल हो गए और अभी तक हम दर्शक नहीं बना पाए। आज़ादी के 70 साल हो गए, रंगमंच जनता से नहीं जुड़ पाया, रंगमंच गांव में नहीं जा पाया। गांव गांव में रंगमंच को जाना चाहिए था, और ये जितने भी सेंटर हैं, चाहे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी नाट्य विद्यालय हैं, उन नाट्य विद्यालयों का काम था, नाट्य विद्यालय के एक्सटेंशन का काम था, जिसके तहत एक्सटेंशन की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कारंत जी के ज़माने में, जिसके पहले प्रोफेसर बंसी कौल थे। तो इस उद्देश्य ही ये था कि हम गांव में जाएं और गांव में जाकर और जो वहाँ के रंगकर्मियों को मोटिवेट करें, तैयार करें, और उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका पानी, उनका पर्यावरण, उनके जो उनका जो वातावरण है, उसमें जाकर और नाटक तैयार करें। उन्हीं के कंटेंट को लेकर, उनके बीच का जो कंटेंट है सॉरी, उसी कंटेंट को लेकर हम नाटक करें। अगर 100 बोलियों पर भी काम हुआ होता तो उस जिस क्षेत्र में हम अगर नाटक करते, जिस बोलियों में हम नाटक करते, वहाँ की जनता आपकी दर्शक होती। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, लोक शैलियों में एक से एक उम्दा साहित्यकार हुए हैं। वो सारे साहित्यकार आज हाशिए पे हैं। किसी भी बोली का एक साहित्यकार का नाम बता दीजिए आप, कुछ छुटपुट इक्के दुक्के होंगे जिसका नाम हम जानते हैं, अन्यथा वो जितने भी बोलियों में जो लिखने वाले कवि थे, नाटककार थे, गद्यकार थे, उनकी रचनाएं हम नहीं प्रोजेक्ट कर पाए, या उनको हम मेन स्ट्रीम के थिएटर में नहीं ला पाए। तो मेरी चिंता ये है कि हम फिर से, अभी भी समय है कि हमें, अब जो कोरोना काल में आप देखें कि किस तरह से एक दोबारा पलायन हो रहा है हमारे देश में। पहले गांव शहर जाते थे कमाने के लिए, अब शहर से गांव की तरफ वापस पलायन हो रहा है। लोग अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी से पुनः अब जुड़ने
आ रहे हैं, तो उनको उनके बीच अब जाना पड़ेगा रंगमंच को, और उनके बीच में जाकर वो जो शहर से शहरी संस्कृति को लेकर जो गांव में आए हैं, और गांव भी आज कंक्रीट में बदल चुका है, गांव वो नहीं रहा जो पहले का गांव था। लेकिन जिस तरह का भी गांव है, गांव अभी भी बचा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, गांव रंगमंच को विकसित नहीं होने दिया, ग्रामीण रंगमंच को विकसित नहीं होने दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ शहर केंद्रित, चाहे वो दिल्ली केंद्रित हो या मुंबई सेंट्रिक हो या कोलकाता सेंट्रिक हो और चाहे पटना सेंट्रिक हो, इसी को हमने थिएटर माना। और कुछ लोगों के लिए 200-250 लोग हमारे दर्शक जो हैं रेगुलर, वही चेहरे दिखाई देते हैं हर बार नाटकों में। और जो नाटक उनके सामने हम जो परोसते हैं, मुझे याद है कि एक बार एक लड़का किसी एक्सटेंशन प्रोग्राम में गया, नाम नहीं लूँगा, और वहाँ जाकर इडिपस नाटक तैयार करना शुरू कर दिया गांव में। तो गांव के लोगों ने विरोध किया उस नाटक का, कहा कि इस तरह की संस्कृति जो है हमारे यहाँ फैलाने के लिए आपको यही नाटक मिला था, और उस नाटक को होने नहीं दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि जो पढ़ाई होती है नाट्य विद्यालयों में, वो जो पश्चिमी जो हमारा जो पेडागोजी है, या जो हमारी जो पश्चिमी जो सिलेबस है, उसको हमने ज़्यादा ध्यान दिया। ज़्यादातर हमने उनके विदेशी नाटककारों के नाटकों को करके शहरों में, और हमने सोच लिया कि हम बहुत बड़े रंगकर्मी हो गए। और पता नहीं, माफ कीजिएगा, खांसी हो रही है। तो इस तरह के बड़े बड़े नाटकों को हमने किया, बड़े ह्यूज सेट लगाकर, बहुत बड़े बड़े कॉस्ट्यूम को डिजाइन करके, खूब पैसा खर्च करके हमने नाटक तो किए। लेकिन वो नाटक कितने शोज उसको हम कर पाए? 4 शो, 5 शो, 8 शो, 10 शो करके हमने बंद कर दिया। रेपर्टरी है वो पूरे देश में मात्र 1-2 रेपर्टरी है, जो पहले भारत भवन थी, अब वो भी नहीं रही। तो एकमात्र रेपर्टरी है जो कुछ नाटकों को उसके 100-200 शोज किए होंगे। लेकिन ज़्यादातर नाटक के साथ यही हुआ कि हम जितना नाटक हमें जितने शोज करने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह का नाटक हम शहर में करते हैं जो हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं, हम गांव में नहीं ले जा सकते हैं। तो अब कोरोना काल के बाद हमें फिर से सोचना होगा कि हमें किस तरह का थिएटर करना है। हमें बहुत ही कम पैसे में, कम साधन में, कम संसाधन में हमें वो जो पलायन जो करके आए हैं, बहुत सारे ऐसे मजदूरों और किसानों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब हम नहीं जाएंगे शहर में, अब हम यहीं रहेंगे, यहीं खेती करेंगे, और यहीं से जो हमको अपना परिवार चलाना होगा यहीं पे रह के चलाएंगे। तो उनके बीच हमें जाने की आवश्यकता है, गाँव को फिर से देखने की आवश्यकता है, गाँवों को के बारे में रीथिंक करने की आवश्यकता है। और जो हमारी जो जितनी भी लोक कथाएं, लोक गाथाएं, इसको रीटोल्ड करने की आवश्यकता है। तब हम जाकर जिसको हम थिएटर, भारतीय रंगमंच कह सकते हैं। आप देखें 80 के दशक में जब संगीत नाटक अकेडमी ने यंग डायरेक्टर्स स्कीम शुरू किया था, उसमें ढेर सारे डायरेक्टर निकल के आए, जिसमें हमारे बलवंत ठाकुर जी भी उसी स्कीम के तहत, इन्होंने जब महाभोज किया था तो मुझे याद है मैंने भी देखा था, और मैंने बाद में देखा महाभोज जब कमानी में हुआ था। मैं एनएसडी का छात्र था उस जमाने में, तो मैं दंग रह गया कि लाठियों का जो प्रयोग किया था इन्होंने, और जिस तरह से पूरा का पूरा एक उसके पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया, और एक नया थिएटर जिसको कह सकते हैं नई रंग भाषा के साथ आए। बंसी कौल उसी समय आए, रतन श्याम उसी यंग डायरेक्टर्स स्कीम के तहत, कि अपने बैक टू योर रूट्स, उसका नारा ही था कि आप अपने रूट्स में जाइए, आप अपने संस्कृति, जहाँ से भी जिस भाषा में आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी, वहाँ का हवा, वहाँ का पर्यावरण, उसको लेकर और वहाँ के कंटेंट को लेकर, और एक आधुनिक दृष्टि के साथ, आधुनिक दृष्टिबोध के साथ आप उसको प्रस्तुत करें। और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा
और वो सारे नाटक चर्चा में आए, चाहे भानु भारती हो, रतन श्याम हो, बंसी कौल हो, अलकनंदन हो, सतीश आनंद हो, परवेज अख्तर हो, बलवंत ठाकुर हो, ये सारे लोग उस वक्त, और भी नाम होंगे जो छूट रहे हैं, बहुत अलग अलग भाषा में बहुत सारे डायरेक्टर थे, तो वामन केंद्रे हों, ये सब लोग उसी समय उसी की उपज हैं, और वही आज के थिएटर में सरवाइव कर रहे हैं, और उन्हीं के थिएटर को हम सब लोग एक मॉड्यूल की तरह लेकर चलते हैं कि हाँ, इनका थिएटर है, वामन केंद्रे का थिएटर है, तो परवेज अख्तर थिएटर कर रहे हैं, तो सतीश आनंद थिएटर कर रहे हैं, इनका थिएटर है, ये बलवंत ठाकुर का थिएटर है। तो ये एक अपने आप में सबने एक भाषा बनाने की कोशिश की, तो उसको फिर वो बंद हो गया, वो स्कीम। ये दुर्भाग्य था कि वो स्कीम बंद हो गया, और किरण भटनागर जी तक ये शायद चला, और मुझे लगता है कि उस वक्त वो थे भारत भार्गव जी, उन्होंने काफ़ी इसको बढ़ाया था, इस प्रोजेक्ट को, और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आया था। तो एक बार फिर से हमें उस प्रोजेक्ट, मान लिया सरकार नहीं अगर वो प्रोजेक्ट शुरू करती है दोबारा, संगीत नाटक अकेडमी नहीं दोबारा शुरू करती है, तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आग्रह करूंगा कि वो अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम को इस तरह, इस दिशा में ले जाएं। ऐसा नहीं कि आप गांव में गए हैं और कोई एक ऐसा नाटक उठा लिया जो गांव के लड़कों के समझ से परे, गांव वालों से उसका कोई सरोकार नहीं, फिर ऐसा नाटक करके क्या होगा। तो ये फिर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को सोचना चाहिए, एक्सटेंशन प्रोग्राम को लेकर फिर से संगीत नाटक अकेडमी को सोचना चाहिए। उस यंग डायरेक्टर्स स्कीम के तहत बहुत अच्छा परिणाम आया और अच्छे अच्छे नाटक निकल के आए थे, उसको फिर से करने अगर किया जाना चाहिए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि ढेर सारे प्रश्न हैं कि बोलियों का रंगमंच, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम जनता से जुड़ पाएंगे, तभी हम आम जनता, जिसको कहते हैं मास के साथ जुड़ना। हम किसानों की बात करेंगे, हम गरीबों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, किसानों के संघर्ष को लेकर हम जब आगे बढ़ेंगे तो और मिडिल क्लास की भी समस्याएं हैं, उसको भी लेकर हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बोलियों की तरफ लौटें, और मैं तो इसमें हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे बिहार में जितनी बोलियां हैं, उन्हीं बोलियों के ऊपर मैं काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात, क्योंकि लेट भी हो गया था, समाप्त करता हूँ। और प्रबंध जी करें, इन इंडिया वी हैव negligible theatre education opportunity. We have endless number of freshers who are not getting any academic opportunity. Please give some tips to beginner for self-presentation study. बात सही है कि हमारे जितने भी बिगनर्स हैं, नए नए लड़के हैं, नई पीढ़ी के लड़के हैं, उसको हमने विरासत में उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा हमने। तो उनको क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, किस तरह का, और अपने यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत ही कम है उस रूप से देखा जाए तो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी बहुत कमी है, और डिग्री वगैरह, और भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में डिग्री वगैरह की पढ़ाई होती है, और क्या पढ़ाई होती है सबको मालूम है, सिर्फ डिग्री के लिए वो बना हुआ है वो विभाग। तो नए बच्चों के लिए मुझे लगता है कि नए बच्चों के अंदर थोड़ी हड़बड़ी ज़्यादा है, और सीखने की हड़बड़ी ज़्यादा है। मेरे पास भी बहुत सारे लड़के आते हैं, वो टिप्स लेने के लिए आते हैं। पहले के समय में एक लड़का आता था तो कम से कम 5 साल टिक के एक संस्था, एक निर्देशक के साथ रहकर काम करता था। लेकिन आजकल के लड़के नहीं, उतना पेशेंस नहीं है उनके पास। उनको कम से कम 4-5 डायरेक्टर का तो ये चाहिए, एक तरह से कहा जाए कि टिप्स चाहिए या बायोडाटा चाहिए, जिसको लेकर वो आगे बढ़ें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाएंगे, या MP ड्रामा स्कूल में जाएंगे, या BNA में जाएंगे, या कहीं भी जाएंगे। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि नए जो हमारे जो रंगकर्मी हैं, वो पेशेंस के साथ एक जगह किसी भी डायरेक्टर
जो जिसके साथ भी कोई भी डायरेक्टर हो उसके साथ आप जाइए और उसकी मेथडोलॉजी, उसका जो काम करने का तरीका है, वो उसका जो जो कहते हैं डायरेक्टर सेट वर्क, तो उस डायरेक्टर के काम को आप देखिए गौर से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। और मुझे लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे तो वहाँ आप उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करने का क्या तरीका हो सकता है? तो आपके पास शरीर है, आपके पास आवाज़ है। क्या टूल्स है अपने पास? तीन है, शरीर है, आवाज़ है और दिमाग है। तो इन तीनों का इस्तेमाल कीजिए। अपने बॉडी पे काम करिए, सेल्फ पे काम करिए। सुबह उठिए और हमेशा एक्सरसाइज करिए। तरह तरह के एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, योगाभ्यास कीजिए। उसके बाद वॉइस के ऊपर काम कीजिए। जितने भी रेजोनेटर्स हैं उन रेजोनेटर्स को आप क्लियर कीजिए, ट्यून कीजिए और आवाज़ को थ्रो करिए। किसी भी फील्ड में, ग्राउंड में चले जाइए, वहाँ आप आवाज़ निकालिए। और इन सबों के साथ साथ ये क्यों सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, बल्कि हम क्यों कर रहे हैं, वो किस पर्पज से कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग भी एक साथ में रहता है कि हम नाटक करना चाहते हैं, रंगकर्मी हैं, हम अभिनेता बनना चाहते हैं। तो हम अभिनय करने के लिए हम इतने सारे ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, हम एथलीट्स बनने के लिए नहीं, या हम बहुत पहलवान बन जाएंगे इसके लिए नहीं आप कर रहे हैं, बल्कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी आवाज़ को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि जब आप संवाद बोलेंगे या अभिनय करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी आवाज़ भी अच्छी रहेगी। और तो इस तरह से, और नए लड़कों को मैं फिर कहूँगा कि आप किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करिए, उनके टिक के उनके साथ काम करिए और उनको तो ये तो हो गया थिएटर को लेकर आपकी क्या विजन है। अब तो मैंने बता दिया ना कि थिएटर को लेकर मेरा विजन है कि हम बोलियों का रंगमंच की तरफ हमें जाना चाहिए। और मेरा जो विजन है, आने वाले दिनों में अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा थिएटर में, तो मैं पूरे ये अपील करूँगा तमाम जितने भी देश के रंगकर्मी हैं कि आप आपकी जो मातृभाषा है, माँ की भाषा है, उस भाषा में आप नाटक करिए ना। क्लासिक, कोई भी क्लासिक करें आप उसी भाषा में करें, जैसे हबीब तनवीर ने किया, छत्तीसगढ़ी में किया, तो वो एक मॉडल था। वो परंपरा हम आगे हमारी नहीं बन पाई। अगर उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते तो आज थिएटर सचमुच जनता का थिएटर होता, और जनता और थिएटर जो है जनता का नायक होता। नायक के रूप में हम आज उभर के आते, जो नहीं हो पाया। तो मैं फिर से कहता हूँ कि मेरा विजन यही है कि वो लोक धर्मी हो, लोक संस्कृति, लोक जो हमारी परंपराएं हैं, लोक जो संसार है, उससे हम कटते जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि हम अपनी नई पीढ़ी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मातृभाषा में नाटक करें। चाहे वो चाहे कोई क्लासिक नाटक है हम क्यों ना उठाएं, या विदेशी नाटक भी आप करिए, लेकिन उसको मातृभाषा में करने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाएंगे, ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, जनता ज़्यादा आपसे कनेक्ट होगी। I have heard and read somewhere that you have attracted the attention of this discerning audience and serious theatre protections of your country with confused. I have heard that you somewhere that you have attracted attention of this this discerning audience and serious theatre practitioners of the country with your experiment with the rich folk theatre and music form of Bihar to, to evolve a musical theatre. How you have evolved these models over the years in Bihar, which has strengthened the theatrical movement of India. तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि मैंने जैसे लोक नाटक या लोक शैलियों पर ही, या जो म्यूजिकल जो रंगमंच है थिएटर जो पूरे देश में,
संगीत प्रधान जो ये नाटक है, वो मैं अभी भी बिहार में रहकर उन्हीं उसी तरह की शैली में उसी तरह का नाटक कर रहा हूँ। और मैं एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में आज ज़्यादातर थिएटर ग्रुप्स जितने भी बने हैं, सब उसी तरह की लोग या तो म्यूजिकल थिएटर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी करते हैं, और कुछ आजकल का आधुनिक जो नाटक, हिंदी नाटक जिसको कहते हैं, उसको भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे देश में घूम घूम कर वर्कशॉप करता हूँ, नाटक करता हूँ, और वहाँ जाकर अपनी शैली में हमारी जो भाषा है, रंग भाषा है, उसी में करने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने ऊपर एक तरह से कहा जा सकता है कि गर्व भी करता हूँ कि मैंने जहाँ भी काम किया पूरे देश में, हमने ढेर सारे इस अपने नई पीढ़ी के बच्चे तैयार किए जो जो मेरी भाषा को समझते हों, और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वो करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है। और जब मुझे कभी इस तरह का और मौका मिलेगा कि आने वाले दिनों में, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बोलियों का रंगमंच अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, जैसे डोगरी में आप करिए नाटक, और किया है, बहुत सारा नाटक किया होगा बलवंत जी ने डोगरी में ही। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, लेकिन इसको रेगुलर करते रहने की आवश्यकता है और उनके बीच जाकर करने की आवश्यकता है। ऑडिटोरियम में सिर्फ नाटक कर लेने से काम नहीं चलेगा, हमें ऑडिटोरियम से बाहर निकलना होगा। और कोरोना काल के बाद तो हमको और ज़्यादा बाहर निकलना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। Atangadi ji, instead of taking our production of village, if somebody, a theatre person, goes to village and make a play there with those people with their own problems. Exactly. वो गांव में जाकर उनके, वही तो मैंने कह रहा था कि उनकी भाषा में, उनकी बोली में, उनकी भाषा में, उनका जो पर्यावरण है, उनका जो वातावरण है, उनका जो प्रॉब्लम है, वहाँ का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को लेकर ही काम करना पड़ेगा। तभी हम उनके साथ जुड़ पाएंगे, उस गांव वालों के साथ जुड़ पाएंगे। और जितना ही उनके साथ जुड़ेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे, और आपके नाटकों के प्रदर्शन की संख्या भी बढ़ेगी। वो लगातार आपके प्रदर्शन की मांग करेंगे, और वो जो पूरा इलाका है, वहाँ घूम घूम कर आप, मतलब थिएटर को आज नायक हो जाना चाहिए था, जनता का नायक, जो हम नहीं हो पाए। और ये इसके पीछे का कारण एकमात्र है कि हमने गाँव को हमेशा ही हाशिए पर रखा, और ग्रामीण रंगमंच को, या ग्रामीण जो हमारी जो लोक शैली है, उसको हमने हमेशा हाशिए पर रखा, जिसकी वजह से आज हम जनता से कट गए, और हम ज़्यादा जिसको कहते हैं कि ऑडियंस नहीं बनाता है, हमारे नाटक में ऑडियंस नहीं आती है। उनको कार्ड देने जाते हैं तो उनको ये होता है कि एहसान किया मैंने आकर आपका नाटक देखकर। और टिकट की बात कर देंगे तो बहुत सारे वरिष्ठ रंगकर्मियों को मैंने देखा है कि अरे टिकट रख दिया, मैं टिकट देखकर नाटक देखूंगा। और तो ये जो कल्चर है, ये जो अमेचरिस्ट जो थिएटर है, जो हमने अभी तक प्रोफेशनल थिएटर हम नहीं कर पाए, उसके पीछे का कारण यह भी है कि हमने इसको सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिला, सामाजिक मान्यता नहीं मिली। सामाजिक मान्यता कब मिलेगी? जब हम जनता के पक्ष में खड़ा होंगे, जब हम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे, तभी हमें उनका रिकॉग्निशन मिलेगा, समाज का रिकॉग्निशन मिलेगा। अब नई शिक्षा नीति के तहत थिएटर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में जो हमारे जो रंगकर्मी हैं, भाई हैं, वो उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वो जाएंगे, पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ उनको कुछ रोजगार मिलेगा। तो इसलिए अब तो थिएटर, जो लोग भी थिएटर कर रहे हैं, मैं उनको, नई पीढ़ी के बच्चे जो जुड़ा हुआ है, हमारे बलवंत भाई के प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है,
कि सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जितने भी रंगकर्मी हैं, बिना ट्रेनिंग के आप ट्रेनिंग लीजिए, चाहे जैसे भी आप ट्रेनिंग लें, सेल्फ ट्रेनिंग से नहीं काम चलेगा। आप किसी न किसी डायरेक्टर के अंडर में कोई बेहतरीन जो बड़ा डायरेक्टर है, जिसका जो टेस्टेड है, प्रूफ्ड है डायरेक्टर, उसके साथ आप थिएटर करिए और उनसे सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए। और चाहे चाहे NSD में जाइए या BA में जाइए, कहीं भी जाइए, या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़कर आप ट्रेनिंग लीजिए। आने वाले दिनों में वो ट्रेनिंग काम आएगा, आपको रोजगार भी मिलेगा और उसकी भी संभावना है। एक और प्रश्न, बिहार की किलकारी रंगमंच में मैंने भी परफॉर्म किया था बहुत सालों पहले, कमाल का रंगमंच था जी। किलकारी किलकारी तो रोहिणी, थैंक यू सर। अरे माय प्लेजर, थैंक यू रोहिणी। फिर और किसका है? बिहार किलकारी रंगमंच, किलकारी बहुत अच्छा काम कर रही है बच्चों को लेकर। किलकारी ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे देश में उसकी गूंज है। उसके बच्चे बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, निकल रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं उनके बच्चे, और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है किलकारी में। तो मैंने भी बच्चों के लेकर काफ़ी काम किया, उस पर तो हमने बात ही नहीं किया। तो जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकल रहा था अभी, तो मैंने सोचा कि सब लोग, हम बॉम्बे जा रहा था, मैं पटना आ रहा था, मैंने सोचा किस तरह का थिएटर करूं। तो मैं एक ऐसा इलाका, सर व्हाट कैन वी डू एज यंगस्टर टू प्रमोट थिएटर, व्हाट कैन वी डू टू प्रमोट थिएटर। थिएटर को प्रमोट, थिएटर ऑलरेडी प्रमोटेड है। अब सवाल है कि थिएटर के पास कोई ये दृष्टि नहीं है, बन पाई है कि किस दिशा में हम काम करें। और देखो, अगर आप चले जाइए थोड़ा पीछे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो लोक धर्मी परंपरा थी, उन्होंने क्लासिक्स, शेक्सपियर के नाटक को भी बोलियों में, खड़ी बोली में लिखा। अगर वो परंपरा भी आगे बढ़ गई होती तो आज थिएटर बहुत आगे, उसको एक दृष्टि मिल गई थी। उसी वक्त भारतेंदु ने वो दृष्टि दी थी, उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए। या अभिजात वर्गीय थिएटर था जयशंकर प्रसाद, उसको भी हम नहीं कर पाए, आगे बढ़ा पाए। कारंत जी ने एक दो बार प्रयोग किया, उसके बाद बहुत कम उसका मंचन होता है। तो ना ही हम विशुद्ध हिंदी रंगमंच की जो बात हो रही थी वो नहीं कर पाए। हिंदी रंगमंच की जड़ जयशंकर प्रसाद से ही अगर हम उसको लेकर चले, वो भी नहीं हम आगे लेकर बढ़ पाए उस थिएटर को भी। तो और ना ही हम भारतेंदु को लेकर आगे बढ़ पाए। और आज उसका एक दूसरा रूप हबीब तनवीर को देखते हैं, उनकी परंपरा को भी हम लेकर आगे नहीं बढ़ पाए, या उनके जो लोग थे नहीं बढ़। तो ये सारे लोग जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। रतन थियम के थिएटर को इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। कारंत जी के थिएटर को इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। इनके ऊपर पीठ, इनके ऊपर इनके नाम से कोई इस तरह का एक फाउंडेशन होना चाहिए। रतन, या जो लोग भी दिवंगत हो गए उनके नाम से आप करें, या बहुत सारे लोग हैं जो हमारे, जिन्होंने एक नई भाषा दी है, इनके बारे में पढ़ाई होनी चाहिए कि इनका थिएटर क्या है। इस तरह का काम हम नहीं कर पाए, और उसके पीछे, उसकी वजह से हम अपने लोगों को नहीं पहचान पाए, अपने घर को ही नहीं समझ पाए कि हमारे घर में कितने लोग हैं जिन्होंने कमाल का थिएटर किया, तरह तरह का थिएटर किया, अलग अलग भाषाओं में काम किया, रंग शैलियों में काम किया। उसको अगर पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाए तो अपने आप में हम भारतीय रंगमंच को पूरी तरह से, एक तरह बहुत नज़दीक से हम उसको जानने का हमें अवसर मिलता। मैं नई पीढ़ी के लोगों को भी अवसर मिलता कि हबीब साहब क्या ने कौन सा थिएटर किया, अलकाजी साहब का जो थिएटर है वो क्या था, या रतन थियम का थिएटर क्या है, या बंसी कौल का थिएटर, उन्होंने जो नटगिरी, अखाड़ा गिरी
और इस तरह से जितने भी रंग विदूषक को लेकर काम करना शुरू, वो क्या है, उस पर शोध होना चाहिए, उस पर पढ़ाई होनी चाहिए, उस पर पीएचडी होना चाहिए। रतन सेन के नाटक के ऊपर पीएचडी होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। बलवंत ठाकुर के नाटकों के ऊपर प्रयोग होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ये हमारे देश के गौरव हैं, ये हमारे देश की ख्याति है, ये हमारी विरासत है। और ये इनके ऊपर अगर काम होता तो नई पीढ़ी के लिए दृष्टि इनको स्पष्ट मिलती। सो थिएटर प्रमोटेड है, उसको एक दृष्टि की आवश्यकता है कि किस दृष्टि से काम किया जाए। और मुझे लगता है कि अपनी भारतीयता, अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा और बहुत गहरे तक हमारी जड़ें हैं, गहराई तक जाना पड़ेगा। और तब जाकर हम ऊपर जो टहनी होती है उस टहनी को भी समझ पाएंगे। तो ये हमारा ये प्रश्न और भी है क्या? और कोई प्रश्न हो तो बताइएगा इस दौरान। कनक, मैं तो अपने विचार में ये रखना चाहूँगा कि सिर्फ नाटक ही नहीं, पूरे रंगमंच परिवार की हिमायत है जो हर रंगकर्मी को ऊर्जावान रखती है। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। इन इंडिया वी हैव नेग्लिजिबल थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी है नहीं। और ये अपॉर्चुनिटी तभी आएगी कि हम पहले अपने घर को पहचाने, तब बाद में हम विदेशी नाटककारों, विदेशी स्टानिस्लॉवस्की से लेकर, ब्रेख्त से लेकर और मायर होल्ट से लेकर और जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं मतलब विदेशी, इन लोगों को हम ज़्यादा इन पर ध्यान देते हैं। और अपने यहाँ के हमारी जो अपनी जो मैथडोलॉजी या पेडागोजी थी, जो भारतीय थी, उसको हमने छोड़ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हम अपने नई पीढ़ी को आने वाले दिनों में क्या विरासत सौंप के जाएंगे। तो मैंने एक जो इशारा किया कि इन सारे लोगों का, जितने भी हमारे जो थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं और थे, इन सबों के ऊपर काम होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, बाकायदा यूनिवर्सिटी के कोर्स में आना चाहिए, बाकायदा सिलेबस में इन लोगों को लाया जाना चाहिए। और तभी बच्चे समझ पाएंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किन किन लोगों ने क्या क्या। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। थैंक्स। तो क्या मैं अपनी बात को समाप्त करूं? सर, बच्चों के रंगमंच पर थोड़ी बात कीजिए सर। तो मैं बता रहा था कि मैं जब पटना लौटा, NSD 90 की बात है, 90 में, तो मैं एक चला गया। हमारे पटना में एक इलाका है, क्रिमिनल बहुल इलाका जिसको कहते हैं, ज़राइम पेशा लोगों का इलाका था। उस इलाके में मैं चला गया और वहाँ 3 महीने तक उस इलाके में घूम घूम कर और वहाँ के बच्चों को, जो बिगड़ैल बच्चे जिसको कहते हैं, बिगड़े हुए बच्चे, उन बच्चों को इकट्ठा किया और 30 बच्चों को 3 महीने में इकट्ठा करके उनके गार्जियन से मिल के और सबों को 1 महीने का वर्कशॉप किया। वर्कशॉप के तहत अंधेर नगरी नाटक तैयार कराया और उन बच्चों को, जो बिगड़े हुए बच्चे थे, कोई खैनी खाता था, कोई गांजा पीता था, कोई शराब पीता था, और सबके बड़े बड़े बाल जैसे तैसे, तो स्नान नहीं करना, वो सब स्लम के बच्चे थे। उन सारे बच्चों को नाखून काटने से लेकर, बाल काटने से लेकर और तमाम उनको पढ़ाने से लेकर और सुबह से लेकर शाम तक उनकी कक्षाएं लगती थी। और जब 1 महीने के बाद जब उन बच्चों ने अंधेर नगरी का प्रदर्शन किया तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। कायरंथ जी ने कहा कि अगर भारतेंदु जीवित होते तो शायद ऐसा ही नाटक लिखते और ऐसा ही सोचते। और उस नाटक को ढेर सारे लोगों ने देखा और बहुत उसकी चर्चा हुई दिल्ली में से लेकर। तो ये बच्चों को का रंगमंच मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है और बच्चों के साथ काम करके आप बच्चा हो जाते हैं। तो आपके अंदर का बच्चा बचा रहे, तभी आप थिएटर कर सकते हैं, बड़ों के साथ भी। तो मैं इसी बात से अपनी बात समाप्त करता हूँ। रोहिणी जी, आप जो रंगमंच चाहते हो उसके ऊपर कोई अभ्यास क्रम सोचा है?
जी होता है। ये प्रैक्टिस की चीज़ है रोहिणी जी। प्रैक्टिस करते करते उसी में से हम अभ्यास। पहले अगर हम मुझे लगता है कि पहले थ्योरी नहीं बनी होगी। पहले वो हमने उसको किया होगा, उसके बाद उसको अ, ये किया गया होगा, कोडिफाइड किया गया होगा, या उसको एक शास्त्रीय रूप दिया गया होगा, ये या एक थ्योरी दी गई होगी। तो देखिए, मैं जो थिएटर करता हूँ, मेरे थिएटर में अभ्यासक्रम है। जो गांव में जो खेले जाते थे खेल, कबड्डी, चिक्का कबड्डी, गुल्ली डंडा, फिर लकड़ी से हम लोग गागा के घूमते थे, स्कूल स्कूल चंदा इकट्ठा करते थे। और जितने भी गांव के जो डोला पाती, चिक्का पाती, तरह तरह के गांव में, हर हर गांव में बच्चों का खेल है। उन खेल को, वह भी हमारे अभ्यास का एक मॉड्यूल हो सकता है। इसी प्रकार से आप उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज भी इन्वॉल्व हैं, जो कि अगर हम बच्चों को सिखाएं तो आने वाली पीढ़ी उसको प्रिजर्व करके रख सकती है। तो पहले हमें तो प्रैक्टिस करना होगा। पहले प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। तो हमें ट्रेनिंग देनी होगी, और ट्रेनिंग का बनाना पड़ेगा। ये सारा जो जो अभ्यासक्रम आप कह रही हैं, तो ये जितने भी थिएटर, 35-40 साल का एक्सपीरियंस मेरे थिएटर का है, इसमें मैंने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हमारी मेथडोलॉजी काम करती है। अगर हम प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करेंगे तो उनके साथ हमारा बदल जाएगा मेथडोलॉजी। अगर हम नॉन प्रोफेशनल के साथ काम करेंगे तो हमारी काम करने का तरीका बदल जाएगा, हमारा पूरा सिलेबस बदल जाएगा। अगर हम बच्चों के साथ काम करेंगे तो वहाँ तरीका बदल जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर, लेकिन आपने सही इशारा किया कि इसका अभ्यासक्रम, इस पर काम होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से तो कर ही रहा हूँ। बाकी जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी अपने 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 तरीके से इस पे काम करना चाहिए। जैसे रंग संगीत को लेकर मैं, चूंकि निर्देशन के साथ साथ रंग संगीत मेरा बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं जितने भी देश के बड़े डायरेक्टर हैं उन सबके साथ मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम किया है। चाहे राम गोपाल बजाज जी हों, देवराज अंकुर जी हों, ये हबीब, ये बंसी कौल जी हों, रॉबिन दास हों, त्रिपुरारी शर्मा जी हों, भानु भारती हों, ये जितने भी लोग, और भी बहुत सारे लोग, हाँ, PM शाह जी हों, ये सत्यदेव दुबे जी हों, सबके नाटकों में मैंने म्यूजिक किया है। और अलग अलग तरीके से मैंने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ म्यूजिक करते हुए मैंने बहुत कुछ अपने सीखा है, अपने आप को बहुत एनरिच किया है। तो उसकी भी एक मेथडोलॉजी हमने बनाई है रंग संगीत को लेकर भी। और वो शायद वो रंगमंच का आने वाले दिनों में वो मैं साउंड के ऊपर काफ़ी मैंने काम किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में किताब का शक्ल के रूप में वो मैं उसको लाने की कोशिश करूँ तो होगी। और इस तरह का जितना जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आप प्रैक्टिस करते करते आप चीज़ों को, और आपको अचानक लगता है कि अरे, एक इम्पल्सिव होता है कि अरे, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था और ये हो गया। तो वह भी एक अपने आप में ये एक तरह से ट्रायल एंड एरर का जो होता है वो गेम है। तो शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगी। अगर मैं नहीं आपको संतुष्ट कर पाया तो माफ़ कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का समय था और मैं 15 मिनट लेट आया था। तो और कोई प्रश्न है क्या? लाइक बैक टू विलेज प्रोग्राम हैज बीन, इसमें नहीं आ रहा है क्या? दिखाओ इसमें बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, और मेरा चश्मा भी वो प्रॉब्लम कर रहा है। Like Back to Village program has been incepted by Government of India. What is your option on it regarding theatre? Theatre is a vast subject, as we all know. Do you think Back to Village program has been strengthened the theatrical movement of India? Of course, why not? गांव गांव के जो में थिएटर बैक रूट्स की जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो गांव की ही तरफ जाने की बात हो रही है।
वो मर रहा है, वहाँ की संस्कृति मर रही है, वहाँ का पूरा जो एक हम ठाती है, हमारा हमारी धरोहर है, जिस पर हमें नाज होना था, जो कृषि प्रधान देश की जो कहावतें हैं, बोलियां हैं, बुझौल हैं, तरह तरह के खेल हैं, ये सारे मर रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं। इनको हमें प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, और ये रंगमंच का काम है कि रंगमंच उसको बचा के रखे और उसको प्रैक्टिस करे, और उसका परफॉर्मेंस करे। तो मूवमेंट एक बड़ा, एक नया मूवमेंट, नया थिएटर ने एक मूवमेंट हम खड़ा कर सकते हैं। और शहर में थिएटर करने वाले शहर में करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, हम सब करते हैं। हम ऑडिटोरियम में थिएटर करें, नो प्रॉब्लम, करिए आप। सब हर तरह का नाटक कीजिए, मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं रंगमंच का विद्यार्थी हूँ, हर तरह का नाटक करने का हिमायती हूँ। लेकिन मूवमेंट खड़ा तभी होगा जब आप बैक टू रूट्स जाएंगे, अपनी बोलियों में जाएंगे, अपनी मातृभाषा में जाएंगे, अपनी गाँव की तरफ लौटेंगे, और वहाँ जाकर गवर्नमेंट जो कर रही है अपने स्तर पे उनको करने दीजिए। अगर गवर्नमेंट थिएटर को भी अगर कुछ सपोर्ट करती है तो उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट का हेल्प लेने से। नहीं तो गांव वाले ही आपको, उनको लग जाएगा कि आप उनकी बात कर रहे हैं, उनकी भाषा में, उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं, और उनके लिए मनोरंजन भी कर रहे हैं, और साथ साथ उनको कुछ मानसिक खुराक भी दे रहे हैं। वो लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे। और गांव वाले जब सपोर्ट एक बार करना शुरू कर देंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो आप वो आपसे कटेंगे। वो लगातार लगातार आप उनके बीच जाएं और काम करें, और वहाँ के रंगकर्मियों को, नए नए पौध को तैयार करें। दरअसल इतना पलायन हुआ है हमारे गांव से कलाकारों का, क्योंकि हम सब लोग जा जाकर वहाँ गांव में वर्कशॉप करने जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि अरे थिएटर तो राजधानी में होता है, थिएटर तो बॉम्बे में होता है, कलकत्ता में होता है, दिल्ली में होता है, तो इसलिए वहाँ से पलायन होता है। लड़के भागते हैं, लड़कियाँ भागती हैं और भागकर शहर में आकर भटकते हैं कि कौन सा नाटक करें, इधर जाए उधर जाए। अगर गांव के बच्चों को ट्रेंड करके और वहीं उनको संसाधन उनको दिया जाए कि आप यहीं रह के काम कीजिए, और 4 5 साल 10 साल काम करके वहाँ के थिएटर को मजबूत कीजिए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए रंगमंच की, तो ठीक है। बाद में लोग आए, 10 साल थिएटर करके, 5 साल थिएटर करके शहर में आए, NSD आए, नो प्रॉब्लम। लेकिन होता क्या है कि तुरंत लड़के वहाँ से भागते हैं। तो चूंकि उनको कोई दृष्टि देने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है कि तुम जहाँ रह रहे हो, तुम्हारी जो मिट्टी है, तुम्हारा जो वातावरण है वो इतना फर्टाइल है, यहाँ ये मिट्टी इतनी उर्वरा है कि यहाँ पर क्या नहीं है, हम इसी में से चीज़ों को निकालेंगे, और इसी भाषा में, यहीं की भाषा में और यहीं के कंटेंट को लेकर हम काम करेंगे। और हमारे जो दर्शक होंगे वो गांव वाले होंगे। हम गांव गांव में घूम कर करेंगे, और एक गांव नहीं, आसपास के जितने भी 8 10 गांव हैं उन तमाम गांवों में भ्रमण करेंगे, और उन्हीं गांव में जा जाकर और थिएटर करेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि एक आंदोलन का रूप देगा आने वाले दिनों में। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ अपने स्तर पे, बहुत ही सीमित साधन में, और आने वाले दिनों में करता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और कोई प्रश्न हो संजय भाई? आप एक अद्भुत गायक भी हैं, कृपया कुछ गा कर सुनाइए। ये सब तो अब गाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि लय मेरा कुछ दूसरी बातों में था। तो गाना, ये जो फरमाइश होता है ना, तो उससे मैं बड़ा बचता हूँ। क्या सुनाऊँ, गाने मुझे याद रहते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि, और मेरी आवाज़ भी थोड़ी फंस रही है, गला भी खांस रहा हूँ, अभी काढ़ा पी रहा हूँ लगातार। लेकिन एक मेरा लोकप्रिय गाना है जिसको मैं, सब एक थिएटर का एंथम की तरह है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पिछले 20 साल से लड़के गाते आ रहे हैं, उसी गाने को मैं गाता हूँ, गा देता हूँ। कासे कहूँ
मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए। है राम कासे कासे कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए। सोलह सिंगार करके अंगना में ठाड़ी, सोलह सिंगार करके अंगना में ठाड़ी, सिसके अटरिया कुहू के कोयलिया, सिसके अटरिया कुहू के कोयलिया। पतियो ना भेजे रामा निपट नदनवा, पतियो ना भेजे रामा निपट नदनवा। रात जैसे हाँ रात जैसे कारी नगनिया हो रामा पिया परदेस गए। पिया परदेस गए। पिया परदेस गए। आवाज़ थोड़ी मेरी थकी हुई है और गला भी थोड़ा बीच में खांस रहा था, आवाज़ थकी हुई है, तो मैंने बहुत ही ख़राब गाना गाया, ख़राब गाया। ये कर लेना, शेयर कर लेना। तो मैं अब विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने मुझे सुना, और ऐसे ही अपने अनुभव को बांटते रहिए, एक दूसरे को सुनते रहिए, बहुत सीखने को मिलता है। एक बार फिर मैं नटरंग परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शर्मा जी, रजनीकांत शर्मा जी, यासिन, इन दोनों ने लगातार हमसे संपर्क बनाए रखा, और मैं हमारे बड़े भाई बलवंत ठाकुर जी, जिनके कार्यों का मैं बहुत ही मुरीद हूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।